नमस्कार साथियों, सोनी आईएएस में आपका स्वागत है। आज का जो प्रोग्राम है आपका यूपी पीसीएस का सीसेट का टेस्ट रहेगा। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो 2024 की है। ठीक, इसमें यूपी पीसीएस का सीसेट का जो टेस्ट है वो करेंगे, क्योंकि सीसेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल मार जाते हैं। तो ये पहला टेस्ट रहेगा। इसके बाद में आपका कल आएगा जीएस का टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी जो है इसमें हम क्या करेंगे, 1 घंटे का सेशन करेंगे। ठीक है, 1 घंटे की क्लास लेंगे। 1 घंटे का टाइम लेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट कर सकते हैं, कि क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं 1 घंटे में, और हमारे कितने मार्क्स बनने हैं। ठीक है, यही देखना है। तो क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल होता है तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है बच्चे पे, इस वजह से, या फिर कुछ बैकग्राउंड उनका नहीं रहता है मैथ से, तो वहाँ पे बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। इस वजह से हम चेक कर लेते हैं कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, कि क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हमारा जो टाइमर है वो स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट कर देते हैं टाइमर को। अभी क्वेश्चन लगा लेते हैं पहले, फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा, पहले हिंदी से स्टार्ट हो रही है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हिंदी का आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रिज्यूम, टाइम रिज्यूम हो गया। अब देखो इसमें कह रहा है कि नीलगमन में कौन सा समास है। ठीक है, नीलगमन में कौन सा समास होता है। तो नीला है गगन। ठीक है, नीला है जो गगन। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय, जैसे कर्ताने क्रिया ने कर्म से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। वहीं मृषण का विलोम शब्द क्या रहेगा। मृषण का विलोम शब्द पुरुष हो सकता है, नहीं है, कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, कोमल नहीं पढ़ा, मुक्त भी नहीं पढ़ता। मृषण का क्या बचेगा, फिर रुक्ष बचेगा ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, रुक्ष हो गया मृषण का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो उसको क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, ये सर्वज्ञ कहेंगे, अल्पज्ञानी कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, अज्ञात कहते हैं। ठीक है, फिर आता है चौथा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड ओष्ठक वर्ण से बोला जाता है। मतलब होठों से जो बोले जाने वाला वर्ड है। जैसे द बोलेंगे तो जीभ पे दबाव पड़ता है ना, टंग पे, तो द नहीं होगा ये। ठीक है, वहीं ड भी जीभ से बोला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। गले से निकल रही आवाज़, तो ये भी नहीं होगा। तो ब सिर्फ ऐसा शब्द है जो होठों के मिलन के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या 5 कहता है कि तौबा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या कहलाता है। ठीक है, और सोच पे का विचार कर बोलना, ये होगा, नहीं हो सकता। दबी हुई बात पर फिर से उभारना। ठीक है, ये हो सकता है। तौबा करने का मतलब कहीं भी कोई भी सेंस नहीं दे रहा है। अब तीसरा है भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। ठीक है, तो ये कहना तौबा नहीं करना, मतलब कि कोई गलती कर दी, फिर उसके बाद में वो पश्चाताप कर रहा है कि इस बार, अब की बार मैं इस तरह की गलतियाँ नहीं करूँगा। तो तौबा करना कि इस प्रकार की गलतियाँ या इस प्रकार का कार्य मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। बातें बदलना नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखो। शुद्ध वर्तनी, कालिदास शुद्ध नहीं है। कालिदास को कैसे लिखते हैं, कालिदास को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कालिदास को इस तरह से लिखते हैं, है ना। वहीं आहार नहीं होता, ये आहार होता है। क्या होता है, आहार होता है। वहीं प्रामाणिक नहीं होता, ये प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक। ठीक है, ये हो गया प्रामाणिक, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईसाई है जो सही शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो तत्सम तद्वत का शुद्ध रूप। ठीक है, चितेरा को चित्र कहते हैं, नहीं कहते। उपाध्याय को उद्या कहते हैं, नहीं कहते। कंकड़ को कंकड़ी, ककन को कंकड़ कहते हैं, नहीं कहते। तो क्या गेहूं को गेहूं कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोमय को गेहूं कहते थे, जिसमें गेहूं का जो तत्सम है संस्कृत जो शब्द है गोमय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उत्सर्ग भी है, ठीक है, उपसर्ग भी है, और प्रत्यय दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे समझदारी में अगर ऐसे करके बैठा लो कि तुम सम को उठाओ। ठीक है, इधर दारी को उठा लो या दी को उठा लो, जदा हो जाएगा, कोई शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया। प्रतिदिन तो है ही नहीं। फिर वहीं पराक्रम, प हटा दे, पर रा को हटा दे, व म को हटा दो, तो कोई शब्द बन ही नहीं रहा। तो क्या बचा आपका, स्वतंत्रता, क्योंकि स्व अलग हो जाएगा, स्व का अर्थ अलग हो जाता है, तंत्र का अलग हो जाता है, और इसमें ता मिला दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, फ्रीडम हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, निम्नलिखित में सही युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें सही युग्म क्या है, जिसका हमें जो क्या करना है, चुनना है। ठीक है, कमीना अरबी, दावत पुर्तगाली, बहादुर तुर्की, और कप्तान फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, यति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। यति किसको बोलते हैं, शरीर को यति बोलते नहीं बोलते, ओज को बोलते नहीं बोलते, औरत को यति बोलते नहीं बोलते। तो यति कौन होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं। ठीक है, ऋषि मुनियों का जो शब्द है पर्यायवाची शब्द है आपका यति हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में यौगिक सार्वनामिक विशेषण
कौन सा है? निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? जैसे वह किताब फटी है, वो या घर मेरा है, ठीक है। और क्वेश्चन, ऐसा आदमी नहीं देखा, कोई आदमी रो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कोई आदमी रो रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां कहता है कि चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पूछा है, उसमें गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। उसमें क्या होता है? कोई शब्द नहीं, ठीक है, तो गलत है। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, ठीक है, तो इसमें कृति नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। सीता नित्य गीता पढ़ती है, तो सीता क्या कर रही है? रोजाना गीता पढ़ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि यही वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि माली जल से पौधा को सींच रहा था, पौधा को सींच रहा था या पौधों को सींच रहा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सीता, ठीक है, सीता नित्य दिन क्या कर रही है? कि गीता पढ़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये हो गया कि यश शब्द का विपरीतार्थ बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अगर यश यश जो शब्द है इसका अगर विपरीत बनाना है, इसका विलोम बनाना है, तो किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यह तो इसका क्या है? अप यश बोलते हैं, जैसे यश यश का जो होता है विलोम होता है अपयश हो जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप यश हो जाता है। वहीं 14वां क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अनिश्चयवाचक, ठीक है, इसमें कुछ बताया है, कुछ है, तो कुछ से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या वो बात कर रहा है वो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब होता है जैसे ठटेर मंजरिका का अर्थ क्या है? ठटेर मंजरिका का अर्थ हो जाएगा आपका ठटेरे की बिल्ली, ठीक है, क्या हो जाता है? ठटेरे की बिल्ली। ठटेर मंजारिका का मतलब है ठटेरे की बिल्ली, ठीक। तो ये पहले आया हुआ है, PYQ है ये, ठीक है, PYQ है, और इसका जो कई बार आप प्रैक्टिस लगाओगे, जैसे यूपी पूर्वालोकन है, ठीक है, पूर्वालोकन है, उसको कंप्लीट करो, उसको मत छोड़ो अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। जो प्रीवियस ईयर दे रखे हैं ना, जैसे घटना आपके घटना चक्र में, उसको कंप्लीट करना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। समव्रत स्वर निम्न में से कौन सा है? समव्रत स्वर कौन सा होगा? आपका ई, ठीक है, समव्रत स्वर है आपका ई। 17 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अल्प प्राण कौन सा वर्ण है? अल्प प्राण कौन सा वर्ण है? अब ख, प, फ, भ बोलेंगे तो लंबा जा रहा है, फ बोलते हैं तो लंबा जा रहा है, प बोलते हैं तो प, ख लंबा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? प, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? प। इसका जो ना इसकी जो PDF है आपको चैनल टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, और इसकी विद आंसर की, ठीक है, आप आंसर की चेक कर लेना फिर बाद में। अगर आपको अगर पर्टिकुलर लगाना है तो आप टेलीग्राम का लिंक दे देंगे हम वीडियो में, वहाँ से आप दे रखा है, वहाँ से क्या करें आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और टेस्ट लगा सकते हैं, और इसमें सारे के सारे एक्सप्लेनेशन है और आपका आंसर शीट भी रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? विशेष से, ठीक है, कोई विशेष चीज़ है, ठीक है। अगर मान के चलो कि मैं मोबाइल लेके आया, नया नया लॉन्च हुआ, क्या हुआ? नया नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, नया मोबाइल लॉन्च हुआ और मैंने ये ख़रीदा, तो इसमें जो फीचर है क्या है? फीचर्स, ठीक है, तो क्या है? अभी नए हैं, अब मैं क्या करूँगा? इनकी विशेषता बताऊँगा कि भाई इसमें ये फ़ीचर है, इसमें ये फ़ीचर है, इसकी तारीफ़ करूँगा, ठीक है, तो इसमें ये फ़ीचर है, ये इसमें भी फ़ीचर है, ये इसमें फ़ीचर है, तो ये क्या हो गए? जो इसके फ़ीचर है वो क्या हो गए? विशेष हो गए, ठीक है, विशेष ही तो हैं, तभी तो हम बताने पर मजबूर हूँ, और ये विशेषता बता रहे हैं, तो क्या होगा? विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेष कहते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशेष से। क्वेश्चन 9। यदि प्लस अब यद्यपि में कौन सी संधि है, ठीक है, जिसमें आधा शब्द आ जाए, मैंने बताया था जिसमें आधा शब्द आ जाए वो क्या हो जाता है? वो अयादि संधि हो जाती है, ठीक है, जैसे यद्यपि में द आधा आया है ना, हाफ है, तो क्या हो जाएगा? इसमें यण संधि हो जाएगी, यद प्लस अप, तो कौन सा संधि? यण संधि हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हुआ ये। अब देखते हैं 20। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्रिया विशेषण की बात करें, सीता अत्यंत सुंदर है, वह अच्छा खिलाड़ी है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत तेज़ दौड़ रहा है, मतलब कि दो इसमें क्रिया विधि दे रखी है ना, और इसका कहना है कि क्रिया विशेषण क्या है? अच्छा खेलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण होगा, वह अच्छा खेलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10।
21 है, ये यहाँ से आपके हो जाएंगे गद्यांश शुरू हो जाएंगे। गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार, गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, गद्यांश को पढ़ने का तरीका, जैसे अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा 21 से 25 के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका देखो। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि प्रकृति हमें कई ऐसे पाठ पढ़ाती है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता है। इस पाठ का जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया, मतलब इसका कहने का मतलब है जो ये पाठ पढ़ रहा है और उसने अपने जीवन में ये आत्मसात कर किया तो असफलता से कभी डर नहीं लगता उसको। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जैसे वो डरते नहीं हैं, कभी डरते नहीं हैं। फिर ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी असफलता के बाद क्या करते हैं, विचलित नहीं होते हैं। विचलित नहीं होंगे, अगर वो फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो वो विचलित नहीं होंगे, और विचलित ना होने के बाद भी वो सफलता पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वे तब ऐसा करते हैं, तब तक ऐसा करते हैं जब तक सफलता उन्हें मिल नहीं जाती। ठीक है, और वो ऐसी जो प्रक्रिया है वो बार बार दोहराते हैं जब तक उनको फेल होते हैं, फिर वही प्रक्रिया फिर से फेल हो गए तो फिर वही प्रक्रिया लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, तो वो लगातार सफलता उन्हें मिल नहीं पा रही है, तब भी वो लगे हुए हैं। इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्ध मिलने या संपन्न होने के बावजूद भी विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। जैसे फल का पेड़ है, ठीक है, उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, वो झुक जाएगा और उसको घमंड नहीं हो रहा है उस फलों का कि मेरे पास इतने फल है। ठीक है, तो वो क्या है, उसके अंदर शालीनता है, विनम्रता मौजूद है। ठीक है, और वो हमें विनम्र बनना सिखाते हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद को मुताबिक साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। ठीक है, मुताबिक साहित्य में जो आदर्शवाद का जो स्थान है ना, वही जीवन में प्रकृति का है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा कीड़ा है ना, एक छोटा कीड़ा प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान मांगना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी प्री में पूछ लेता है कि जब मत्स्य पुराण में एक वृक्ष की जो है किसके समान बताया गया है, तो 100 पुत्रों के समान बताया गया है। अब आते हैं आपके क्वेश्चनों पर। ठीक है, ये पढ़ लिया। पढ़ने का तरीका ऐसा है कि हर एक शब्द को समझना है। अब देखो कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे इनके क्वेश्चनों को। जैसे प्रकृति का पतझड़ का गुण व्यक्ति को क्या सिखाता है ना, तो वही सिखाता है व्यक्ति असफलता से कभी नहीं डरना चाहिए, है ना, क्योंकि व्यक्ति असफलता से डर जाए, व्यक्ति परिश्रम करना शुरू कर दे या व्यक्ति अपनी असफलता से विचलित हो जाए, ठीक है, तो दोनों में से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्ति असफलता से कभी नहीं डरे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका होता है 22। फलों से लदे पेड़ों का नीचे की ओर झुकना व्यक्ति को क्या सिखाता है। ठीक है, जैसे फल है, मैंने अभी बताया था कि फल अगर पेड़ झुक जाता है तो वो क्या होगा, विनम्र और सहनशीलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सफलता मिलने पर शोर मचाना गलत, समृद्धि मिलने पर शांत रहना। ठीक है, सही, सफलता और समृद्धि मिलने पर विनम्र और शालीन बने रहना पेड़ हमें सिखाता है, फल का पेड़। ठीक है, परिस्थितियाँ कैसे भी हों लेकिन अच्छा रहना चाहिए। अब आता है आपका प्रेमचंद के अनुसार किसका साहित्य में वही स्थान है। ठीक है, तो ये क्या है, यथार्थवाद। ठीक है, किसका है, यथार्थवाद का। प्रेमचंद के अनुसार जिसका साहित्य में वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है, तो क्या हो जाए, यथार्थवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान मांगा है। ठीक है, तो अभी ऊपर पढ़ा था ना हमें मत्स्य पुराण में क्या है कि एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान माना है, मतलब बराबर माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, तो ये पूछ जाएगा आपका इंग्लिश का सेशन। इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, इसको दूसरे सर्च कराएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, 41 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि सामूहिक चर्चा का आयोजन, किसका, सामूहिक चर्चा का आयोजन करते समय आप देखते हैं कि एक प्रतिभागी संवाद पर एकाधिकार जमा रहा है। ठीक है, और आप इस स्थिति को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, एक प्रतिभा देखते हैं, ये प्रतिभा संवाद पर एकाधिकार जमा रहा है या नहीं, चर्चा में चली हुई ढंग से कैसे संबोधित करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पहला ऑप्शन है सार्वजनिक रूप से उनके प्रभुत्व को इंगित। ठीक है, क्या करना है, इंगित, इसको यहाँ लगा देते हैं,
इंगित करें और उनसे संक्षिप्त होने का अनुरोध करें। दूसरे को बोलने की अनुमति देने के लिए शारीरिक भाषा का माध्यम से उन्हें विवेकपूर्ण संकेत दें, गलत है। उनकी बातों को संक्षिप्त में बताएं और दूसरा योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, निम्नलिखित में से आप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के साथ, ठीक है, सदस्यों के साथ टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इस योजना में प्रभावी ढंग से तर्क को कैसे बढ़ा देंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि आप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के साथ एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व करें, जो आप इस स्थापना के प्रभावी टीम वर्क को कैसे आपका बढ़ावा देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन है आपका, एक सख्त सीमा और व्यक्तिगत जवाबदेहिता संबंधित उपाय को लागू करना, खेल संचार विविध दृष्टिकोण के समान को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर विचार किए बिना व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर क्या सौंपा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है आपका 42 कैसे होगा यार, 41 का क्वेश्चन है। अगर मान लो 41 का क्वेश्चन है कि सामूहिक चर्चा का आयोजन करते समय अगर एक सामूहिक चर्चा का आयोजन हो गया है और आप देखते हैं कि एक प्रतिभागी संवाद पर एकाधिकार जमा कर रहा है, ठीक है, एकाधिकार जमाना चाहता है कि मेरी बात सुने, किसी और की नहीं सुने, तो आप इस स्थिति को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित करेंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से अपने प्रभुत्व को इंगित करें और इनसे संक्षिप्त होने का अनुरोध करें, ठीक है। दूसरे को बोलने की अनुमति देने के लिए शारीरिक भाषा के माध्यम से उन्हें विवेकपूर्ण संकेत दें। उनकी बातों को संक्षेप में बताएं और दूसरों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो कौन सी स्कीम कौन सी सामूहिक चर्चा का आयोजन करते समय आप देखते हैं कि एक प्रतिभागी संविधान पर एकाधिकार जमा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों को बोलने की अनुमति दें तथा शारीरिक भाषा उनकी बातों को संक्षिप्त में बताएं और दूसरों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो जिसका क्या हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के साथ एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इस स्थापना में प्रभावी टीम वर्क को कैसे बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो आप एक सख्त समय सीमा और व्यक्तिगत जवाबदेहिता संबंधित उपयोग लागू करेंगे, सख्त समय लेके आएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गलत। खुले संचार और विविध दृष्टिकोण के सम्मान को प्रोत्साहित करें, ठीक है, जिससे ये सांस्कृतिक बारीकियों पर विचार किए बिना व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर चर्चा कार्य सौंपे हैं। जैसे सांस्कृतिक बारीकियों पर विचार किए बिना व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर कार्य को सौंपा जाए। तो इसका जो है टीम बॉन्डिंग को बढ़ावा दिए बिना केवल प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, एक सख्त जब समय सीमा और व्यक्तिगत जवाबदेहिता संबंधित, ठीक है, उपाय लागू करें, खुले संचार और विविध दृष्टिकोण के समान को प्रोत्साहित करें, सांस्कृतिक, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये ना बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि आप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के साथ एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इस स्थापना में प्रभावी टीम वर्क को कैसे बढ़ावा देंगे, एक सख्त समय सीमा और व्यक्तिगत जवाबदेहिता संबंधित उपाय लागू करें, खुले संचार और विविध दृष्टिकोणों के समान को प्रोत्साहित करें, सांस्कृतिक बारीकियों पर विचार किए बिना व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर कार्य सौंपें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि टीम बॉन्डिंग को बढ़ावा बिना, ठीक है, क्या बढ़ावा दिए बिना केवल प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझ रहे हैं। इसका अर्थ कहने का मतलब है कि आप जो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के साथ एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, आप इस स्थापना में प्रभावी टीम वर्क को कैसे बढ़ावा देंगे, एक सख्त नियम बना के नहीं, खुले संचार विविध दृष्टिकोण के समान को प्रोत्साहित करके। तो इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 43 में क्या है, 43 कहता है क्वेश्चन, आप एक विचार विमर्श सत्र में भाग ले रहे हैं, आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, ठीक है, जैसे प्रोत्साहित करना है, प्रभावी ढंग से किस तरह से योगदान देना है, तो उसके बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य लोगों को की आलोचना करें कि केवल सर्वश्रेष्ठ को चुना जाए। दूसरों के सुझावों को सक्रिय रूप से सुने बिना कोई विचार प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। सक्रिय रूप से दूसरों को सुने और उनके विचारों पर अमल करें और आगामी भागीदारी की प्रोत्साहित करें। तो कौन हो जाएगा आपका एडवांस। फिर क्वेश्चन नंबर, चर्चा पर हावी रहे और सुनिश्चित करें कि आप विचार ही चुने गए हों, ठीक है। इसका राइट आंसर है सक्रिय रूप से दूसरों के पुनः विचार पर अमल करना। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संचार बाधा नहीं है? ठीक है, संभावित संचार बाधा मतलब कि संचार से संबंधित नहीं हो तो वो कौन सी है? विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अस्पष्ट संदेश वितरण, एक कैजुअल सेटिंग में तकनीक की शब्द जाल। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा इसका? आपका सी आंसर राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? अपने बॉस को औपचारिक ईमेल, ठीक है, अपने बॉस को औपचारिक ईमेल, है ना, और अपने बॉस को औपचारिक ईमेल में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अपने बॉस को औपचारिक ईमेल भेजा, मतलब कि ईमेल भेजा है, कोई मेल भेज दिया। आप संभवतः इसका उपयोग करेंगे इस इमोजी और स्लैग बनाकर पेशेवर लहजा और सम्मानजनक भाषा, संकुचन और औपचारिक भाषा या व्यक्तिगत व्याख्यान और हास्य। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए? एक पेशेवर लहजा और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहती है, जब कोई व्यक्ति हानि साझा करता है तो सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या होता है? ठीक है, इसका कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति हानि साझा करता है तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया यह होती है। ठीक है, जैसे अनचाही सलाह, समाधान प्रदान करना, उन्हें बताना कि आप उनकी स्थिति में कैसा महसूस करेंगे। जब कोई व्यक्ति हानि साझा करता है तो उसे उपयुक्त प्रतिक्रिया होती है अनचाही सलाह और समाधान प्रदान करना। ठीक है, उन्हें बताना कि आप उनकी स्थिति में कैसा महसूस करेंगे, सक्रिय रूप से सुनना, सहानुभूति व्यक्त करना, उनकी परेशानी से बचने के लिए भविष्य को बदलाव करना। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? आपका अनचाही सलाह, समाधान प्रदान करना, उन्हें बताना कि आप उनकी स्थिति में कैसा महसूस करेंगे, सक्रिय रूप से सुना और सहानुभूति व्यक्त करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो दूसरा है आपका उन्हें रोकना और शीघ्र अपनी असहमति को व्यक्त करना, सार्वजनिक रूप से उन्हें सहमत होना लेकिन निजी तौर पर अस्वीकृत व्यक्त करना, शांतिपूर्वक कारणों और वैकल्पिक सुझावों के साथ अपनी आपत्ति को व्यक्त करना। तो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कौन सा कथन सहानुभूति, ठीक है, या कौन सा कथन सहानुभूति और सहानुभूति के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सहानुभूति किसी लिए खेद व्यक्त करना शामिल है, जबकि समानुभूति में उसके दृष्टिकोण को समझना शामिल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए ही होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ठीक है, केवल गैर मौखिक संचार जैसे शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव के कर सकते हैं। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूछा क्या उसने कि गैर मौखिक संचार जैसे शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव को ये कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल आपके बोले गए शब्दों को खंडन करना है या आपका संदेश कैसे प्राप्त हुआ इस पर कोई प्रस्ताव करना है। ठीक है, फिर ठीक है 49 अब करेंगे 50 है आपका टीम के किसी सदस्य को फीडबैक देते समय यह महत्वपूर्ण है। अगर किसी टीम को किसी सदस्य को फीडबैक दे रहे हैं तो उसका महत्व क्या है? केवल उनकी गलतियों और कमियों पर ध्यान दिया जाता है। केवल सकारात्मक टिप्पणी देना और किसी भी आध्यात्मिक केवल सकारात्मक टिप्पणी देना और किसी पर आलोचना से संबंध है। सकारात्मक दृष्टिकोण और सुधार के लिए विशेष सुझावों के साथ रचनात्मक आलोचना को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होता है? जैसे टीम किसी सदस्य को फीडबैक भेजती है, ठीक है, मतलब दोस्त को भेजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? जैसे केवल आ रहा है, केवल तो होगा ही नहीं, केवल आ रहा है तो केवल का दूसरा भी है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या कहलाए। तो इसका सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए विशिष्ट सुझाव के साथ योजनात्मक आलोचना को संतुलित करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि प्रभावी संचार में शामिल, ठीक है, क्या है प्रभावी संचार में शामिल? क्या है? सुनने में ज़्यादा बात करना, प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, स्वास्थ्य एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित करना, संघर्ष की किसी भी संभावना से बचना। ठीक है, तो प्रभावी संचार शामिल है किसमें है? प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और आवश्यकता को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट।